KGMU गूंज 89.6 FM। आप सुन रहे हैं रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज। मेरा नाम विनय है। अ वेरी गुड इवनिंग दोस्त। आपको बता दें कि अब शुरू हो चुका है कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, और आज के कुछ पद चिन्ह बनाते हैं में हमारे बीच एक खास पर्सनैलिटी मौजूद है, जिनका तारुफ कराने से पहले मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित फील कर रहा हूं कि ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आज मैं बैठा हुआ हूं। मेरे साथ हैं डॉक्टर TC गोयल सर, जो एक जाने माने डॉक्टर हैं, और न जाने इन्होंने कितनी ही किताबों को लिखा है जिससे आने वाली तमाम पीढ़ियां लाभान्वित होंगी। सबसे पहले तो बहुत 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 स्वागत करते हैं आपका हमारे शो में सर, और हम आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। सर, अपने बारे में हमारे तमाम सुनने वालों को बताइए। मैं डॉक्टर TC गोयल हूँ, एमराइटस प्रोफेसर ऑफ जनरल सर्जरी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं दनकौर उस वक्त डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में था, उसमें पैदा हुआ 3 अक्टूबर 1938 को। हमारा परिवार एक साधारण परिवार था, जिसमें छोटा सा बिजनेस होता था फूड ग्रेन्स का, और हमारे पिताजी खेती भी करते थे, और हमारे यहाँ पशुपालन भी होता था। और वहाँ एजुकेशन सिर्फ 8वीं कक्षा तक थी। मैं वहाँ 8वीं तक पढ़ा, और उसके बाद गाजियाबाद चला गया पढ़ने के लिए। लेकिन पढ़ने में बहुत कीन था। वहाँ भी मैं 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक हमेशा क्लास में फर्स्ट आया, और वो कंटिन्यू करता रहा हमें हमेशा। फिर जब यहाँ 1957 में मैं KGMU में सेलेक्ट हो गया। मैं आगरा में भी सेलेक्ट हुआ था। उस वक्त 2 ही मेडिकल कॉलेज थे, आगरा और लखनऊ। दोनों जगह की PMT अलग अलग होती थी, दोनों में ही सेलेक्ट हो गया। लेकिन मैं लखनऊ आ गया, और लखनऊ में तब से अब तक मैं पढ़ता चला आ रहा हूँ। 3rd ईयर में मेरी 3rd पोजीशन आई थी, 4th ईयर में मेरी 1st पोजीशन आई थी, 5th ईयर में मेरी 1st पोजीशन आई थी। फिर MS पास किया, उसमें भी 1st पोजीशन आई थी। 17 गोल्ड मेडल मिले, 1 गोल्ड रिंग मिली, 8 सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर मिले, 2 बुक प्राइजेज मिले। मेहनत दिन रात करता था जी। बहुत कम खाता था, कम सोता था। रात को डिनर नहीं लिया मैंने 5 साल। दोपहर के खाने से ही, और बाकी रात को 1 गिलास दूध, एक बोतल दूध कोऑपरेटिव यूनियन का आया करता था, 1 बोतल दूध, और बाजार से लाकर खजूर या भुने हुए चने लाकर रख लेता था, वही कमरे में बैठ के खा लेता था। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि जब जैसे आपका बचपन था, जब आप मेडिकल के बारे में आपने सोचा होगा कि हमें एक डॉक्टर बनना है, तो उससे पहले भाई बहनों के बीच में कभी ऐसा था कि हमें इंजीनियर बनना है या हमें डॉक्टर बनना है, या माता पिता ये कहते थे कि नहीं तुम्हें मेडिकल में जाना है? कुछ ऐसा माहौल था क्या? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। हमारे घर में हमारे सबसे बड़े भाई साहब जो थे, उन्होंने कहा था, मुझे तो ये मालूम ही नहीं था मेडिकल क्या होता है। मुझे तो उन्होंने भेज दिया, जहाँ भेज दिया वहीं चले गए, बस। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं, बस ये कि जो यहाँ भेज दिया जाएगा वहीं कस के मेहनत करेंगे। मेरी कोई चॉइस नहीं थी। ये चॉइस किसने डिसाइड किया कि मुझे मेडिकल बनना है, मुझे आई डोंट नो। शायद मेरे बाबा ने और मेरे सब बड़े भाई ने डिसाइड किया था ये, और किसी ने। कि बड़े भाई मेरे IIT में प्रोफेसर थे, एजुकेटेड आदमी थे, तो शायद उन्होंने डिसाइड किया। तो ये जो आपने बात कही है ना सर, कि जो हमें करना है पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ करना है, वो आपकी स्पिरिट थी, वो आपकी भावना थी। और बच्चों में ये देखा जाता है कि माता पिता आज के समय में वो उनसे पूछते हैं कि बेटा तुम्हें क्या बनना है, या बेटी तुम्हें क्या बनना है, तुम्हारी उम्मीदें किस चीज़ से है, या माता पिता की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो अपने बच्चों पे करते हैं कि नहीं बेटा तुम्हें देखो इसकी तैयारी करना है, इसमें बहुत अच्छा करियर है, और ये है वो है। लेकिन आपने, जहाँ आपके गार्जियंस ने, जहाँ आपके भाई ने, जहाँ आपके माता पिता ने बोला कि आपको ये करना है, और आप उस तरफ शिद्दत से लग गई, तो सर वो क्या ऐसी चीजें थी जो आपको इंस्पायर करती थी कि हमें कुछ करना है? कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने परिवार में किसी को देखते हैं कि वो इतना सक्सेसफुल हो गया है तो हमें वैसा करना है। कभी कभी हम कुछ ऐसी शख्सियतों को देखते हैं जो देश की या विश्व की ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है, उनसे हम इंस्पायर होते हैं। तो आपके मन में ये इंस्पिरेशन कहाँ से आता था? मेनली सबसे बड़े भाई साहब जो हमारे थे, वही थे इसके पीछे। उन्हीं का सब प्लान था जो इसके पीछे थे। IIT में प्रोफेसर थे। मुझे तो एक्चुअली मालूम ही नहीं था कहाँ जा रहा हूँ मैं, मुझे नहीं मालूम था। और 6th क्लास में मैं हाफ ईयरली में फेल हो गया था, लेकिन फाइनल में फर्स्ट आया, क्योंकि बड़े भाई साहब ने इतना ज़्यादा पढ़ाया मुझको कि फर्स्ट आ गया। पर तब से फर्स्ट हो गया।
क्या बात है। तो सर एक चीज और जो मेरे जहन में अभी आ रही है, तमाम जो सुनने वाले हैं वो भी सोच रहे होंगे कि इस तरह से मन में ठान लेना कि जहां पे 6th क्लास में जहां पे पासिंग मार्क्स आना मुश्किल हो गया और उसके बाद पूरी क्लास में टॉप कर जाना, ये दोनों एकदम से अलग अलग चीजें हैं और वो दिमाग की उपज है। रैंडा बर्न ने भी एक अपनी किताब में लिखा है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से करना चाहते हैं और पूरी मेहनत उस पर करते हैं तो सारी कायनात जो है वो आपको उस चीज में करवाने में जुट जाती है। तो आपके मन में ये जो जिज्ञासा पैदा होती थी, वो दूसरी चीजें जो भौतिक चीजें हैं, क्या वो उन्हें इंटरप्ट नहीं करती थी? नहीं, भौतिक चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी, बहुत सिंपल लिविंग था। रोटी दाल रोटी वाला स्टेज थे, बहुत सिंपल लिविंग था, खाना पीना बहुत ज़्यादा अवेलेबल था ही नहीं जी। अब रिलेटिवली पुअर फैमिली थी हमारी। सर एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब पीएमटी में आपका सिलेक्शन हुआ, जब आपको लगा कि हम अब मेडिकल के फील्ड में जाना चाह रहे हैं या हम पहुंच गए हैं, हमने एक उसका जो पहला गेट है उसको खोल के उसमें अंदर प्रवेश कर लिया है, तो आपके मन में ऐसी कौन सी चीजें आ रही थी कि हम अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए या अपनी फैमिली या आसपास की जो जगह है उनके लिए हम क्या करेंगे या क्या सोचेंगे? उस समय आपके थॉट्स क्या थे? ये तो मेरे दिमाग में फैमिली और देश का तो कुछ था ही नहीं। मेरे दिमाग में तो ये था कि मुझे टॉप पे जाना, डॉक्टर बनना, बस मेरे दिमाग में सिर्फ इतना था और कुछ नहीं था, ना देश ना फैमिली ना कोई कुछ, सिर्फ यही था कि जब टॉप पे जाना है जी। और टॉप ही मेरी टारगेट थी। और टॉप की वजह भी ये हुई, जब यहाँ मैं आया, पहला जब फाउंडेशन डे हुआ और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो इतना भव्य फंक्शन था। जब एक जो फर्स्ट आया था उसको प्राइज दिए जा रहे थे, इतना भव्य फंक्शन था कि मेरी इच्छा तभी हुई कि यहाँ मैं पहुँचूंगा। फाउंडेशन डे या कुछ ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं कॉलेजेस में, तो जिस फील्ड में कहीं हमें इंटरेस्ट होता है, सपोज जो कुछ लोग गाते हैं अच्छा, कुछ लोग कविताएं लिखते हैं, और मुझे ये भी पता चला है कि आप कविताएं भी बहुत अच्छी लिखते हैं, तो कभी ये जो शौक है कभी कभी हम पर हावी हो जाते हैं, तो कभी आपके शौक ने आपके कहीं कोई रुकावट पैदा की? मेन शौक मेरा म्यूजिक था, म्यूजिक मेरा शौक था, लेकिन म्यूजिक मेरा मेरी तक लिमिटेड था, उससे बियॉन्ड कहीं नहीं गया, किसी स्टेज पर नहीं, कहीं नहीं। सिवाय मैं अपने कमरे में बैठ के गा लेता था, ज़्यादातर फिल्मी गाने होते थे, ज़्यादातर हारमोनियम बजा लेता था, वो भी बजा लेता हूँ, बस यहीं तक लिमिटेड था। लेकिन म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था जी, बहुत ज़्यादा। जो व्यक्ति इतना स्टूडियस रहा हो, जो व्यक्ति अपना केवल एक गोल पूरा फोकस कर चुका हो कि हमें एक टॉप डॉक्टर बनना है, उनकी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस आते हैं। वो चैलेंजेस कहीं ना कहीं उनको रोकने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस सर के जिंदगी में भी आए होंगे, उन चुनौतियों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि आपको म्यूजिक का इंटरेस्ट रहा है, हम चाहेंगे एक आपकी पसंद का गाना हो जाए फिलहाल। तो कोई अपनी पसंद का गाना बताइए सर, कौन सा सुनना चाहेंगे? मुझे दुकाने बहुत पसंद है, खास तौर से जो उसके होते हैं इश्क मोहब्बत वाले, जैसे आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी हो जाएगी बात, इस तरह के गाने बहुत पसंद। देखो वो चांद छिप छिप के करता है क्या इशारे, शायद ये कह रहा है हम हो चुके तुम्हारे, क्या बात, इस तरह के गाने। कुछ पदचिन्ह बनाते हैं में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने केवल एक ही अपना लक्ष्य बना के रखा हुआ था कि हमें एक बेहतर और सबसे बेहतर डॉक्टर बनना है। उसके पीछे चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, हमें उनका सामना करना है। आज हमारे बीच मौजूद हैं सर, तो बताइए वो कौन सी चुनौतियां थी जो आज भी जब आप याद करते हैं तो आपको लगता है कि उन्होंने कितना हमें रोकने की कोशिश की? मैं फर्स्ट तो आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं, लेक्चरर अपॉइंट हो गया। तो लेक्चरर अपॉइंट होने के बाद में क्या हुआ कि मेरे पास एक दफ़े वाराणसी, जो वहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहाँ के प्रिंसिपल और प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी KN उडुपा एंड डॉक्टर GD सिंघल का एक लेटर आया कि उनकी प्लान है मल्टी ऑथरशिप में हिंदी की टेक्स्ट बुक लिखने की, सर्जरी टेक्स्ट बुक इन हिंदी। तो उनकी ये प्लान मेरे पास आई, मैं तुरंत एग्री कर गया। तो उन्होंने मुझको 4 चैप्टर अलॉट कर दिए। मैंने 4 चैप्टर 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें भेज दिए, और जब भेज दिए तो फिर उन्होंने लिखा और चैप्टर अलॉट कर दो भाई। उन्होंने 2 चैप्टर और अलॉट करके भेज दिए, लेकिन थोड़े दिन बाद ही उन्होंने वो चैप्टर वापस कर दिए कि साहब किसी और ऑथर ने अभी तक कुछ नहीं भेजा है और कोई कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। वो न्यूक्लियस था मेरा सर्जरी की किताब हिंदी में लिखने का, और उन्हीं वो जो चैप्टर लिखे थे उन्हीं से मैं शुरू हो गया। और अब तक 2015 में मेरी टेक्स्ट बुक ऑफ सर्जरी छपी। इसका भी बड़ा खराब एक्सपीरियंस है। इस किताब में जो ये दिखा है आधुनिक शल्य चिकित्सा विज्ञान, ये JP ने छापी थी।
इसमें 75 चैप्टर थे। किताब पूरी उस जमाने में पुराना ढंग से किताब को तैयार करने में कम 3-4 साल लग गए। बड़ी मेहनत होती थी, प्रूफ आते थे, रीड करते थे, भेजते थे, सब होता था। तो जब किताब तैयार होने को हुई तो उन्होंने फाइनेंशियल एस्पेक्ट से कैलकुलेट किया। जब फाइनेंशियल एस्पेक्ट कैलकुलेट किया तो ये फाइनेंशियल लॉस का सौदा निकला। वो तो प्राइवेट सेक्टर है, उन्होंने मना कर दिया। अब इतनी मेहनत करके आप आए, इतने साल से 73 से लगे हुए हैं, 2009 में किताब मना कर दे वो छापने के लिए, तो क्या हालत हुई होगी मेरी। आई वेंट इनटू डिप्रेशन। तो मैंने बड़ी उनसे अनुनय में नहीं की, तो उन्होंने कहा आधा करिए इस किताब को। तब हमने इस किताब में से 30 चैप्टर निकाल दिए। तो उन्होंने ये 45 चैप्टर की किताब छापी, लेकिन सब जितने कलर्ड फोटोग्राफ थे सब ब्लैक एंड वाइट कर दिए और किताब उन्होंने निहायत ऑर्डनरी पेपर पर छापी। लेकिन ये किताब अब भी चल रही है, बिक रही है। भले ही हिंदी इज नॉट यट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मेडिकल साइंसेज, अभी हमारी रिकॉग्नाइज नहीं हिंदी, तब भी ये चल रही है। लेकिन उसके बाद का मेरी यात्रा शुरू हुई। फिर मैंने इंग्लिश में भी बहुत लिखा, बहुत सारी किताबें इंग्लिश में हैं, और हिंदी में भी बहुत लिखा। अब निदान की किताब लिख दी गई है, निदान की किताब भाषा संस्थान छाप रहा है। अब डिक्शनरी तैयार कर दी है मैंने, वो उसको कहते हैं ग्लॉसरी कहते हैं। एक्चुअली डिक्शनरी नहीं है ये ग्लॉसरी है, शब्द संग्रह। इसमें इस पीरियड में मैंने एक बात और सीखी कि मैं अब नए शब्द बना सकता हूँ। तो नया शब्द, जो शब्द नहीं है इंग्लिश का शब्द, हिंदी का शब्द नहीं है, वो उसके नया शब्द मैं बना लेता हूँ। ये टेक्निक मैंने सीख ली है। तो अब 3 डिक्शनरियों का उपयोग करके मैं नए नए शब्द बढ़ता रहता हूँ। अब कोई शब्द सर्जरी का ऐसा नहीं है जिसका हिंदी सिनोनिम उपलब्ध नहीं है, इसीलिए ये शब्द संग्रह मैंने बनाया है। कोई मेडिकल टर्म ऐसी नहीं है सर्जिकल जिसका हिंदी शब्द ना हो, सब बना दिए गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ ग्रंथि होती है, उसको कहते हैं थाइमस, यहाँ होती है चेस्ट में, थाइमस कहते हैं उसको। उसका अभी तक नहीं था। मैंने क्या किया, थाइमस को मेडिकल डिक्शनरी इंग्लिश की मैं उसका मीनिंग देखी। तो मीनिंग देखी तो वहाँ होता क्या है डिक्शनरी में, आप देखें कि इस शब्द का ओरिजिन क्या है, कि लैटिन है कि ग्रीक है, उसमें इसका मतलब क्या है। तो वहाँ जब देखा तो लैटिन में इसका जो शब्द था उसका मतलब था हर्ब, ठीक है। तो मैंने हर्ब को बूटी हिंदी बनी, तो बूटी का शब्द बना दिया, बूटी का शब्द बन गया। इस तरह से बहुत से शब्द बनाए मैंने डिक्शनरी की मदद से। पहले उसका इंग्लिश में डिक्शनरी में मीनिंग देखिए क्या इसका मीनिंग है शब्द का, तो वो लैटिन और ग्रीक है, तब उससे मैं अपना ली। हिंदी की डिक्शनरी रखी है, उससे शब्द निकाला। तो आपको बता दें कि केवल एक जाने माने डॉक्टर ही नहीं, एक ऐसे व्यक्ति के साथ भी आज हम बैठे हुए हैं जो कविताएं लिखते हैं, जो गज़ल, कहानियाँ, सब कुछ लिखते हैं। अपनी एक पहली पुस्तक जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी है और आशीर्वाद देकर मैंने वो पुस्तक ली भी है, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है जो हम आगे के अपने शोज़ में आपको बताते रहेंगे। तो सर, हम चाहेंगे कि एक कविता जो आपके कभी दिल को छूती रही हो, जो आपकी रचनाओं में शामिल हो, मैं चाहता हूँ कि एक कोई कविता आप हमें सुनाएं। ये कविता मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती है, प्लस इसमें हिंदुस्तानी फ़िलॉसफी भी है, हिंदू फ़िलॉसफी है, और ये समय की डिमांड भी है। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से ताल्लुक़ रखती है। दधीची को याद करिए तो आपको उस किताब को समझ में आएगा। संसार में आया है जो संसार से जाएगा वो, यह एक ध्रुव सत्य, प्रकृति का नियम शाश्वत। अतः एक दिन ऐसा भी होगा जब मेरा शरीर भी होगा निर्जीव निष्प्राण। निर्जीव हुई मेरी देह को ले जाने के लिए अंत्येष्टि को लिटा दिया जाएगा धरती पर एक सफ़ेद चादर से ढककर। लेकिन निष्प्राण होने से कुछ पल पूर्व होती है एक अवस्था अपूर्व, जब मस्तिष्क तो हो जाता है निष्प्राण, लेकिन अन्य बहुत से अंगों में, अन्य बहुत सी नसों में बचा होता है थोड़ा सा प्राण। मेरी ही क्या होती है, प्रत्येक मनुष्य की होती है इच्छा अधिक से अधिक जीवित रहने की। मस्तिष्क के हो जाने पर निष्प्राण क्या जीवित रह सकता है ये तन? हाँ, क्यों नहीं, संभव है। अब आधुनिक युग की मशीनों से, यंत्रों और उपकरणों से कृत्रिम श्वसन देकर, कृत्रिम स्पंदन देकर, कृत्रिम पोषण देकर। नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए मुझे ये यांत्रिक जीवन, कृत्रिम श्वसन, कृत्रिम स्पंदन, कृत्रिम भोजन। मुझे चाहिए मृत्यु की सरिता का वह स्नान, जिससे मिले इस जीर्ण शीर्ण शरीर को नया परिधान।
एक मैथिली गुप्त की कविता है, मृत्यु वह सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। निष्प्राण हुए मेरे शरीर को दफनाए नहीं, जलाए नहीं, अब निभाऊंगा अब मैं मानव धर्म जो जीवित रहकर मैंने कदाचित ही निभाया हो। मानव धर्म है क्या? मनुष्य का मनुष्य के लिए मरना, संसार के लिए कुछ करना। उसको दो मेरी आंखें, देखो ध्यान दो, उसको दो मेरी आंखें जिसने ना देखा हो कभी सूर्य को उदय होते हुए, जिसने ना देखा हो कभी एक शिशु को हंसते हुए, जिसने ना देखा हो एक युवती की आंखों का प्यार, जिसने ना देखी हो बसंत के पुष्पों की बहार। उसको दो मेरा हृदय जो हृदयहीन तो ना हो, लेकिन जिसके अपने हृदय ने दर्द दिल के अलावा कुछ ना दिया हो। उसको दो मेरा रक्त एक ऐसे किशोर को जिसका अपना रक्त बह गया हो एक दुर्घटना में, जो फिर रहे सुजीवित और देखे अपने सुपौत्रों को। रोपित करो मेरा वृक एक ऐसे युवक के उदर में, वृक माने किडनी, ऐसे युवक के उदर में जो कृत्रिम गुर्दे के सहारे जी रहा हो और एक छोटी सी बच्ची और एक युवा पत्नी का अकेला सहारा हो। मेरा जिगर एक ऐसे इंसान का आसरा हो जिसको दर्द मर्जे जिगर ने बुरी तरह मारा हो। मेरा फुफ्फुस पर फेफड़ा दो उसको फिर से सांस, वेंटिलेटर पे भी जीने की जिसकी क्षीण हो आस। मेरी एक एक अस्थि एक एक पसली निकाल लो, मेरे शरीर का रेशा रेशा, मेरे शरीर का जर्रा जर्रा इस्तेमाल हो। बस यही है मेरी वसीयत, मेरी कामना, मेरी अभिलाषा, मेरी भावना। मैं एक में न रहकर अनेकों में जीवित रहूं। मरने के बाद जब प्रत्येक प्राणी हो जाता मुर्दा है, दधीची आज भी जिंदा है। अभी शेष है निष्प्राण मस्तिष्क जो किसी अमस्तिष्क को रोपा नहीं जा सकता। कोई समस्तिष्क इसको खोले, प्रत्येक कोने को ढूंढे टटोले, कदाचित मिल जाए कोई जीवित कोशा करके संवर्धन, उस कोशा कल्चर करके उस कोशा का किसी मूक को वाचाल बनाया जा सके, किसी पंगु को गिरी गहन चढ़ाया जा सके, किसी बहरे को संगीत सुनाया जा सके, किसी अंधे को मनोरम दृश्य दिखाया जा सके। अब भी शायद कुछ अवशेष शेष रहें, जूठन की तरह शेष रहें। इनको करो समर्पित अग्नि देव को, भस्माशेष को करो समर्पित वायु देव को, धरती माता को, जिससे प्यार की खुशबू और रंगों से भरे अनुराग के पराग से लदे उगे जगह जगह अनेकों पुष्प। काश सच हो जाए ये सब, तब अहम ब्रह्मास्मि। मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं मरा नहीं, मैं जला नहीं, मैं कफना नहीं, मैं दफना नहीं, मृत्यु माँ अमृतम गवेदी। बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से केवल मेडिकल फील्ड ही नहीं, इतनी सारी चीज़ों की कल्पना करना, इन सारी चीज़ों को लिखना, कई सारी पुस्तकों का एक ऑथर बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जब ऐसी शख्सियतों को आप सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है, क्या ये सारी शख्सियतें बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत अनुशासन वाली ही रहती हैं क्या? उनकी लाइफ में भी बहुत रोमांटिक पल होते हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें आकर्षित करती। सर मैं ये जानना चाहूँगा, इतना पढ़ाई के बाद, जैसे कि आपने बताया कि घर वालों ने जैसे आपको बोला कि ये करना है तो पूरी शिद्दत के साथ वो करना है। अगर डॉक्टर बनने की लालसा थी तो पूरी शिद्दत के साथ कि हमें नंबर 1 डॉक्टर बनना है, हमें एक ऐसा डॉक्टर बनना है जो लोग ये कहें कि अगर डॉक्टर है तो वो है। तो ये सारी चीज़ें करने के पीछे और बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी एक लाइफ में एक ऐसा मोड भी आता है जहां हम थोड़े रोमांटिक होते हैं। मैडम आपकी लाइफ में कब और कैसे आई? रोमांस की भी मेरी लाइफ में कमी नहीं है, अरे वाह, भगवान की कृपा से। जब मैं इस लायक हुआ, हालांकि मैं तो सपने तो बहुत पहले से ही देखता था, हमेशा फिल्मी दुकानें पसंद थे, जो प्यार वाले गाने होते हैं वही हमेशा पसंद थे, वही सीन पसंद करता था, हमेशा पसंद करता था। तो मेरी वाइफ से जब मेरा एंगेजमेंट हो गया तो मैंने एक दिन लव लेटर लिखा। अरे वाह, लव लेटर लिखा, बड़े डरते डरते पोस्ट किया कि भैया पता नहीं क्या रिएक्शन हो, क्या नहीं, फैमिली वाले क्या सोचे, सिविल सर्जन थे वो, पता नहीं क्या सोचे। खैर मैंने डाल दिया और भैया 5-6 दिन तक टेंशन में रहा कि क्या होगा, कहीं गुस्सा, कहीं वो भैया
तुलसी की तो नहीं निकल आई, कहीं भैया जो तुलसी निकलाई थी, तुलसी की थी वाइफ जो थी, झिड़क दिया था तुलसीदास को, मैंने भैया आया तो ना हो जाए, खैर आ गया जवाब और बस फिर चालू हो गया रेगुलर। हमारी शादी तो 13 महीने बाद हुई। अच्छा। इतने दिन तक लव लेटर चलते रहे और लव लेटर सब अभी तक सुरक्षित है। बल्कि मैंने जो ये अध्ययन है इसमें आप ये देखेंगे प्रेम पत्र कैसे लिखें उसकी टेक्निक लिखी है, पूरा चैप्टर है। और मुझे लव वाले सॉन्ग हैं वो बहुत पसंद है, इसमें भी दे रखे, बहुत सारे दे रखे, जो फिल्मी लव सॉन्ग्स हैं, दुगाने जो हैं वो बहुत पसंद आते हैं, मुझको लिखे हैं मैंने इसमें। सौभाग्य मिला है कि आपके आशीर्वाद से हमें वो किताब मिल गई है। उसमें आपने लिखा भी है, जैसा बताया कि प्रेम पत्र कैसे लिखें। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि कभी शादी के बाद ऐसा मोमेंट तो आया होगा जब मैम ने आपको किसी बात से डांटा भी होगा, क्योंकि अभी तक आता चला आ रहा है इतने सदियों से कि पत्नियों के वश में होता है पति, और जब पत्नी कहती है कि ये करना है तो पति को वैसा ही करना पड़ता है। तो क्या ऐसी सिचुएशन कभी आई, कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे? ऐसा ये तो भैया 2 बर्तन जब लगे हुए तो खड़केंगे जरूर, नाराजगी भी हुई, लेकिन आमतौर पर मनावट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल दैट लाइफ इज माई वेरी इंटरेस्टिंग आई हैव एंजॉयड दैट लाइफ like anything and she looks after me very very well, कोई प्रॉब्लम। जहाँ मैं होता हूँ वहीं सब पहुँच जाती है, कार्य भी नहीं चाहिए। कभी जरूर नहीं कि मैं दौड़ के किचन में जाऊँ, मैं वहाँ बैठा हूँ तो वहीं बेडरूम में बैठा हूँ तो वहाँ जाकर बिस्तर पे खिला देती है, ऐसी है, इस तरह की है। हम दुआ करते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों लोगों का प्यार यूं ही बना रहे, आप दोनों लोग एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते रहें और ईश्वर आपको बहुत स्वस्थ और लंबी आयु प्रदान करें। सर जैसे कि आपने लव लेटर लिखना तो बता दिया, आज के यूथ के जो लोग हैं उनको हमेशा डर ये रहता है कि उनका जो साथी है वो जब नाराज हो जाता है, जब वो उनको मनाना चाहते हैं तो वो मना नहीं पाते। तो मैं चाहता हूं कि आपके थ्रू एक ट्रिक मिल जाए कि अगर कोई साथी रूठ जाए तो उसको मनाएं कैसे। इसकी मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए ट्रिक क्या है, ट्रिक तो यही है भैया, मुंह नीची कर लो, सीधी बात। असली बात ये होती है, मेल में थोड़ी अकड़ होती है, मेल वाली वो नहीं होनी चाहिए। बस आप थोड़े से झुक के रहे, प्यार में झुकना जरूरी है, प्यार में झुकना जरूरी है। फलानी वृक्षा नम्रा भवंती, जब आपको ज्ञान होगा, आपके पास लदे हुए हैं नॉलेज से, हर चीज़ से लदे हुए हैं आप, तो झुक कर चलेंगे, चलना पड़ेगा। मैं लदा हूँ, बिल्कुल लदा हूँ, और चीज से लदा हूँ। मेरे साथ ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिनके बारे में हम बात करके इतना खुश आज महसूस कर रहे हैं। इतनी सारी चीजों के बारे में आज हमने बात की है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा दिन अगर हम बात करें तो शायद हमारी बातें कम पड़ जाएंगी और दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। सर आपके अचीवमेंट्स को लेकर हम जानना चाहेंगे। केजी मेडिकल कॉलेज का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, जो फाइनल में टॉप करने में मिलता है, उसको कहते हैं हीविट गोल्ड मेडल। हीविट थे यहाँ के गवर्नर थे यूपी के अंग्रेजों के ज़माने में, ये तो 1911 का कॉलेज है, तो हीविट गोल्ड मेडल मिलता है जिसमें सबकी निगाहें रहती हैं, दैट इज टॉप। बल्कि कॉलेज की कैंपस में जिसको मिल जाता है वो इज कॉल्ड एज हीविट मेडलिस्ट। वो कहीं भी जाता है तो हीविट मेडलिस्ट, इस तरह से होता है। तो आई गॉट दैट हीविट मेडल। सबसे बड़ी ये ऑनर KGMU की हीविट मेडलिस्ट होना, जो मुझको मिल गया। उसके अलावा ऐसे तो 15 गोल्ड मेडल हैं, 8 ऑनर्स हैं, 10 सब्जेक्ट में से 8 में ऑनर्स है मेरे पास। MS में उन्होंने टॉप किया, और MS में जब टॉप करते थे उनको गोल्ड रिंग मिलती थी। गोल्ड रिंग मीन्स यू आर वेडेड टू सर्जरी। और मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑल दी फैकल्टीज का बेस्ट स्टूडेंट होने का अवार्ड भी मिल चुका है। तो अवार्ड के हिसाब से पॉलिटिकल अवार्ड मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एकेडमिक अवार्ड मेरे पास सब हैं, जितने कोई टीचर गेन कर सकता है। इस वक्त मेरी 23 किताबें हैं, जिसमें से 12 मेडिकल हैं और 9 साहित्यिक हैं। साहित्यिक में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है मैंने। कविताएं लिखी हैं, जैसे वो थी कभी नायिका जैसी, लेकिन अब है वो एक महिला जिनके पद चिन्ह हिला देते हैं, जिनके पद चिन्ह मई को देते हैं हिला। कमिश्नर है वो नर जो कमीशन से करे अपनी गुजर बसर। कुछ गंजे पहुंचे करके निश्चय, गंजेपन के इलाज के लिए बाल चिकित्सालय। तो काफी हास्यरस में काफी लिखा है मैंने। जी जी क्या बात है, क्या बात है।
तो सर, मन तो कर रहा है कि आपसे बस यूं ही बातें करते रहें और इतना अच्छा मुझे फील हो रहा है, लेकिन समय का भी हमें ध्यान रखना होता है। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि जो तमाम लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं और आपकी चीजों से इंस्पायर हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको अपना एक संदेश दें। मेहनत करें, सिंसियरली मेहनत करें, टाइम से उठें, टाइम से सोएं, टाइम को बर्बाद ना करें, क्योंकि टाइम इज लाइफ। जिंदगी क्या है? समय की बनी हुई है। समय को बर्बाद करना जिंदगी को बर्बाद करना है। आप कर्मयोगी हैं। जो आदमी का जो मनुष्य है या मैन है, जो मैन शब्द है वो ग्रीक वर्ड मेनस से डराइव्ड है। मेनस मीन्स हाथ, क्योंकि आदमी ही एक ऐसा एनिमल है जो हाथ से काम करता है। कोई और एनिमल हाथ से काम नहीं करता। तो इसलिए आप अपने हाथ के स्वास्थ्य में बहुत ध्यान दें। हाथ को बचा कर रखें, इंजर ना हो, चोट ना लगे, कोई डिजीज ना हो। डिजीज हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखा। हाथ बचाएं। दिमाग तो बचाएं, लेकिन हाथ बहुत ज़रूरी है। हाथ से ही दिमाग काम करता है। मैन इज मैन बिकॉज ऑफ हैंड। मैनस, मैनुअल लेबर, हाथ का काम। दीर्घ जीवी होने के लिए ईट नेचुरल, लिव नेचुरल एज पॉसिबल। Natural living and natural food has disappeared. It's very difficult to find out natural food. Natural food is very important because कैंसर का सबसे बड़ा कॉज आजकल जंक फूड है। अवॉइड जंक फूड। कैंसर का नंबर 1 कॉज, पहले ज़माने में 2 कॉज थे, एल्कोहल एंड टोबैको। इसमें तीसरा कॉज ऐड हो गया है जंक फूड। जंक फूड आप जानते होंगे क्या चीज़ है? वो फूड जो हलवाइयों के यहाँ बिकते हैं। जंक फूड की दुकान हमारे यहाँ बहुत है। हलवाई जंक फूड, चाट वाला जंक फूड, पेस्ट्री वाला, बेकरी वाला जंक फूड, सब ये जंक फूड है। जंक फूड की दुकान हमारे यहाँ बहुत है, इसलिए कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अस्पतालों का होना इज़ नॉट इंडिकेटिव ऑफ हेल्थ, इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ डिजीज ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी कितनी बीमार है। हेल्थ रिजॉर्ट्स होने चाहिए, नॉट हॉस्पिटल्स। लिव नेचुरल, ईट नेचुरल, लीड ए रेगुलर लाइफ एंड क्लीन लाइफ, यू विल नॉट फॉल सिक। नो अल्कोहल, नो टैबेको, नो जंक फूड। सर, आपने इतना कीमती समय दिया, अपनी जिंदगी के बारे में इतनी सारी बातें बताई। आपका हमारे साथ रहने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM।